हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? So, first question from my side, what is fertilization? It's a common question कि fertilization होता क्या है, right? Fertilization is the fusion of the male and the female gamete. Very good. So, in common language, fertilization means fusion between two different gametes. One is from male while another one is from female, right? So, fertilization जैसे हम बात कर रहे हैं गेमेट्स फर्टिलाइजेशन गेमेट्स फ्यूजन के बारे में बात की, तो गेमेट्स जो है मेल और फीमेल में जो बन रहे हैं यानी कि स्पर्म और एग सेल किस प्रोसेस से बनते हैं बच्चा? सबको पता है, मुझे पता है। सेल डिवीजन की कौन सी प्रोसेस से गेमेट्स बनते हैं? The mitosis. जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है, राइट? Meiosis. मियोसिस, वेरी गुड। स्पर्म सेल आप ले लो, राइट, या फिर आप एग सेल ले लो, बोथ आर द गेमेट्स, राइट। दैट मींस दे आर द हैप्लॉइड इन नेचर, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके पास। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कितने? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, राइट। सो ये कौन सी प्रोसेस से हो रहा है? मियोसिस प्रोसेस से। मियोसिस प्रोसेस दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन, राइट, जिसमें क्रोमोसोम के जो नंबर है वो रिड्यूस हो रहे हैं, राइट। 46 से कितने हो रहे हैं? हाफ हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके इनको फ्यूज होना है। जब फ्यूजन होगा, राइट, तो स्पर्म के 23 और एग के 23 दोनों मिलकर जो नया सेल बनेंगे उसमें कितने आ जाएंगे? 46। और एक सेल को सर्वाइव करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? 46 की। तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो वो सेल जो है डेवलप हो जाएगा, दैट इज जाइगोट, राइट। सेल डेवलप हो जाएगा और फर्दर मोर उसका क्लीवेज हो जाएगा, मतलब डिवीजन शुरू हो जाएगा, और वहां माइटोसिस शुरू हो जाएगा, जो इक्वेशनल डिवीजन है, जो क्रोमोसोम नंबर को इक्वली पहले डिवाइड करेगा, मतलब कि रेप्लिकेट करके 46 का डबल कर देगा, 92 कर देगा, और उसके बाद उसको डिवाइड करके दो सेपरेट सेल में 46 भेजेगा, राइट। नाउ यहाँ क्या लिखा है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है? द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल एंटर्स इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। कहाँ एंटर हो जाते हैं? वजाइना में, फीमेल में, राइट। नाउ द स्पर्म रीचेस टू द ओविडक्ट। ओविडक्ट दैट मींस व्हाट? फैलोपियन ट्यूब्स। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब सेक्सुअल कोइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, सेक्स होता है, एट द टाइम स्पर्म्स की एंट्री कहाँ हो जाती है? वजाइना में हो जाती है। फिर वहां से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सर्विक्स को क्रॉस करके पहुंच जाएंगे यूटरस में। यूटरस को क्रॉस करके वो चले जाएंगे ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। अब आप सभी को पता है कि वहां पर कितनी फेलोपियन ट्यूब्स थी? दो थी, राइट। एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ स्पर्म की जो एंट्री हो रही है, तो ये नंबर ऑफ स्पर्म्स कितने हैं? 300। नंबर ऑफ स्पर्म कितने हैं? 300 मिलियंस। कितने? 300 मिलियंस। अब उसमें से काफी सारे ऐसे होंगे जो प्रॉपर वर्किंग नहीं होंगे, राइट। काफी सारे ऐसे होंगे जो प्रॉपर वर्किंग नहीं होंगे, जो जो अच्छे प्रॉपरली वर्किंग होंगे, राइट, उसमें क्या होगा? वो आगे बढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पर काफी कील हो जाएंगे, कुछ इधर हो जाएंगे, कुछ राइट साइड चले जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, और कुछ लेफ्ट साइड चले जाएंगे, राइट। नाउ जहां फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब है, अगर उसमें एक सेल प्रेजेंट है, राइट, राइट साइड की सेल में अगर वहां पर एक सेल प्रेजेंट है, तो क्या होगा? सी द डायग्राम। जैसे यहाँ पर राइट और लेफ्ट साइड की हम बात करें, तो यहाँ पर ओविडक्ट से एग निकला, ये क्या है? ओवरी है, राइट। ओवरी में से एग रिलीज होता है। अब आप जो यहाँ पर एक गोले हुए बने हुए दिख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? फॉलिकल्स। क्या कहते हैं इसको? फॉलिकल्स, राइट। Follicles. यस, तो इस फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए एक हार्मोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस हार्मोन का नाम है एफएसएच, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, राइट। एफएसएच का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। नोट कर लीजिए, एफएसएच का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, राइट। कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। ये क्या करेगा? फॉलिकल्स डेवलप करेगा, जिसके अंदर एक सेल डेवलप हो रहा है, राइट। अब वो फॉलिकल्स प्रॉपर डेवलप हो जाएगा तो आएगा क्या? अब एक को रिलीज करना है, राइट, तो एक रिलीज करने के लिए एक और हार्मोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब यहाँ फॉलिकल बन चुकी है, राइट, तो फॉलिकल्स का जो लेवल है ना, सॉरी, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और वहां पर एक और हार्मोन आएगा जिसका नाम है एल एच। क्या नाम है? एल एच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसका लेवल बढ़ेगा। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन दैट इज द प्रोसेस इन विच एग सेल इज रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल। फॉलिकल में से एग सेल को रिलीज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं, राइट।
तो LH की हेल्प लेकर देखो ये ओवरी की फॉलिकल ब्रेक हुई और ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है बाहर निकल के यहाँ पर आ गया, कहाँ, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब ये फेलोपियन ट्यूब का जो ये वाला पोर्शन है जिसमें एग सेल वेट कर रहा है, राइट, यहाँ पर ये करीबन 48 आवर्स तक इंतजार करेगा स्पर्म का। कितना? 48 आवर्स तक वेट करेगा कि स्पर्म आएगा और मुझे फ्यूज करेगा, राइट, क्लियर है। अब ये जो एरिया आप दिख रहे हो ना उसको एम्प्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्यूला, AMPULLA। So egg cell is released from the ovules with the help of ovulation and it will wait for sperm in ampulla region of the fallopian tube। अब वो वहाँ वेट कर रहा है। एट दैट टाइम स्पर्म की एंट्री होती है, राइट, यहाँ से फॉर एग्जांपल वजाइना से स्पर्म की एंट्री होती है और ये स्पर्म कुछ इस तरीके से मूव करते करते जाएंगे अंदर, राइट, कहाँ पहुंच जाएंगे? एम्प्यूला के पास पहुंच जाएंगे। एम्प्यूला के पास पहुंचते ही वो कोई भी एक स्पर्म जो है उस सेल के साथ, एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। जब ये एक सिंगल एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा तो इस फ्यूजन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, राइट। अब जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक सवाल ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सर एक सेल जो है, सिंगल एक सेल, अगर एक स्पेसिफिकली सिंगल एक सेल है, राइट, अब वो फ्यूज हो रहा है, कौन फ्यूज कर रहा है उसको? कौन फ्यूज कर रहा है? स्पर्म। स्पर्म फ्यूज कर रहा है, राइट। अब स्पर्म सेल अगर उसको फ्यूज कर रहा है तो एक फ्यूज कर दिया, फिर दूसरा स्पर्म भी वहां आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि दूसरा स्पर्म आया, तीसरा आया, चौथा, तो क्या ये फ्यूज नहीं करेगा? द आंसर इज नो। एक ही स्पर्म सेल है जो फ्यूज कर सकता है, दूसरा स्पर्म सेल फ्यूज नहीं करेगा एक के साथ, राइट। अगर एक ने, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसी तो क्या मैकेनिज्म हो रही है उसके बीच में कि अगर एक स्पर्म सेल एक को फ्यूज कर देता है तो उसके बाद दूसरा फ्यूज नहीं कर पा रहा है। ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता, राइट। तो यहां पर आंसर आएगा, जैसे कि मैं यहां बना रहा हूं, एक एग सेल जो होता है, ये एग है, राइट, उस एग सेल के ऊपर एक दूसरा लेयर होता है, स्पेसिफिकली एक सेल का लेयर होता है, राइट, जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। देखो मैंने यहाँ ग्रीन कलर का जो लेयर बनाया है उसको क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा, राइट। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन ये बनता है, अरे सर इसका फंक्शन क्या है? जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब ये जो जोना पेलुसिडा का लेयर बना, अब फंक्शन क्या है मैं बता देता हूँ। जब स्पर्म सेल की एंट्री होती है, राइट, तो स्पर्म फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ पर हम स्पर्म ले लेते हैं, तो ये आ गए स्पर्म सेल्स, राइट। अब इस स्पर्म सेल की जो टिप होती है उसकी टिप्स पे कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम्स। क्या कहते हैं? एक्रोसोम्स। कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये एक्रोसोम्स? हेड पे। कहां पर? हेड पे। ये वाले एक्रोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म के हेड पे। तो अब इसका क्या काम है? ये जोना पेलुसिडा लेयर को ब्रेक करेंगे, राइट, ब्रेक करके स्पर्म को एंटर करवाएंगे। जैसे स्पर्म अंदर एंटर होगा, पूरा नहीं होगा बच्चों, सिर्फ हाफ बॉडी ही होगी हेड वाला, राइट। इतना एंटर होते ही उसके सारे क्रोमोसोम्स जो है वो अंदर की साइड रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही रिलीज हो जाएंगे ये जोना पेलुसिडा लेयर एकदम टफ हार्ड लेयर में अपने आप को बदल लेगा, ताकि दूसरा स्पर्म अगर वहां पर आता है, दूसरा स्पर्म आता है तो वो फ्यूजन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? फ्यूजन नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो कौन रोल प्ले कर रहा है? जोना पेलुसिडा लेयर, राइट। और उस लेयर को ब्रेक करने के लिए स्पर्म में एक्रोसोम एंजाइम हेल्प करता है, राइट। लेकिन याद रखिएगा, जोना पेलुसिडा एक बार टफ सिचुएशन में बन गया तो उसके बाद स्पर्म के ये एक्रोसोम जो है वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि वन स्पर्म फ्यूजेस विद एन एग एंड फॉर्म्स अ जाइगोट। यानी कि यहाँ पर अब बात कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, किसकी बात हो रही है बच्चों? प्रोडक्ट की। यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन, फ्यूजन कितना हुआ? मेल और फीमेल गेमेट का, राइट। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूं मेल और फीमेल, अगर इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है
तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जो हमें एंड प्रोडक्ट मिल रही है वो क्या है, जाइगोट। फर्दर मोर ये जाइगोट डेवलप होकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एम्ब्रियो बनेगा, राइट। और ये एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होकर कंप्लीट फीटस बनेगा। फीटस यानी कि जिसके अंदर सब ऑर्गेनल्स, ऑर्गन्स, हैंड, लेग्स वगैरह वगैरह प्रेजेंट है, राइट। यहाँ लिखा है द जाइगोट देन गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। ये जाइगोट आगे आके कहाँ इम्प्लांट होने वाला है, यूटेरस में इम्प्लांट होगा, राइट। सी ये यूटेरस है, ये वाला जो पोर्शन है यूटेरस है, राइट। और यूटेरस का जो ये यहाँ पर जो टफ वॉल होती है, एक क्वेश्चन जैसा काम करती है, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। जब एग सेल रिलीज होता है बच्चा, जब एग सेल बच्चों रिलीज होता है ना, तब ये एंडोमेट्रियम की वॉल और उसके अंदर ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती है ताकि वो एग को प्रॉपर नरिशमेंट दे सके और उसमें से जो फीटस बनेगा उसको प्रॉपरली डेवलप कर सके, राइट। द जाइगोट देन स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। अब जाइगोट कब बना, देखो यहाँ पर, यहाँ फ्यूजन हो गया, फेलोपियन ट्यूब में आ जाओ, यहाँ क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन हो गया। ये जाइगोट धीरे धीरे मियोसिस से बदलेगा, अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करता जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सेल बने हैं, टू सेल स्टेज होगा। अब दो से कितने हो गए, चार हो गए, चार से आठ। अब ये जो 8 सेल का स्टेज बना ना, उस 8 सेल वाले स्टेज को कहते हैं मोरुल्ला। क्या कहते हैं बच्चों, मोरुल्ला। क्या कहते हैं, ये 8 सेल का जो स्टेज बना उसको कहते हैं मोरुल्ला। उसके बाद 8 के बाद यहाँ पर अगर आप आओगे तो 16, और 16 के बाद, 16 के बाद कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं ब्लास्टोसाइट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसाइट्स। और ये ब्लास्टोसाइट्स जो है वो एंडोमेट्रियम वॉल में आके इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। इम्प्लांटेशन मतलब ये जो ब्लास्टोसाइट आया वो हाफ पोर्शन, आधा ब्लास्टोसाइट इस वॉल में अटैच हो जाएगा, देखो हो गया, और हाफ जो है यूट्रस में बाहर रहेगा। अब धीरे धीरे यूटेरस जो है बड़ा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये जो यहाँ पर एम्ब्रियो बन के आया है, ये एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाएगा, छोटे से फीटस में, यानी कि बेबी में डेवलप हो जाएगा, राइट। नाउ द एम्ब्रियो गेट्स इन न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। अब यहाँ पर प्लेसेंटा की बात करते हैं। प्लेसेंटा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो इस फीटस के आसपास बनेगा। यहाँ जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके आसपास प्लेसेंटा बनेगा, राइट। उस प्लेसेंटा की हेल्प लेकर जो बेबी है, जो नया फीटस डेवलप हो रहा है, नया बेबी बन रहा है, तो मदर से पूरा न्यूट्रिशन लेगा और बदले में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मदर को देता है। जितना भी यहाँ पर वेस्ट जनरेट होगा वो कहाँ चला जाएगा, मदर के अंदर चलेगा, राइट। लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है कि द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। 9 महीने, कितने, 9 मंथ, एंड देन द चाइल्ड इज बोर्न, राइट। 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, टू बी वेरी एग्जैक्ट इट इज 9 मंथ 10 डेज। प्रेगनेंसी कितनी होती है, 9 महीने और 10 दिन की होती है। उसके बाद चाइल्ड बोर्न होता है। जो चाइल्ड बेबी बोर्न होता है यानी कि डिलीवरी होती है, उसको कहते हैं पार्चुरेशन। क्या कहते हैं उसको, पार्चुरेशन। इसको भी यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन, यानी कि बेबी बोर्न। अब जैसे मान के चले एक स्पर्म सेल ने फ्यूज कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, उसके बाद एक सिग्नल जाता है, हार्मोनल सिग्नल, जिसकी वजह से वजाइना से लेकर यूटेरस, यूटेरस से लेकर फेलोपियन ट्यूब, सारा वो एरिया जहां स्पर्म प्रेजेंट है वहां पर जो एनवायरनमेंट है थोड़ा टफ एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, ताकि स्पर्म्स जो है, रिमेनिंग स्पर्म्स सारे के सारे किल हो जाएंगे। सारे के सारे रिमेनिंग स्पर्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, ताकि अब आगे कोई स्पर्म बचा ही नहीं। अब फर्टिलाइजेशन या कोई भी दूसरी प्रोसेस होने वाली ही नहीं है। समझ में आया, ओके। अब जैसे कि क्वेश्चन है कि वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे जो फीटस है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ दे देता है, मदर को दे देता है, उसके ब्लड में मिक्स कर देता है। तो जब मदर अपने वेस्ट को एक्सक्रिएट करेगी तो उसके साथ उस बेबी का वेस्ट भी एक्सक्रिएट हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये मैंने आपको क्या बताया, फर्टिलाइजेशन किसके अंदर, ह्यूमंस में, ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बता रहा हूँ, चाइल्ड बोर्न हो जाएगा ना, राइट, डिलीवरी के टाइम, पार्चुरेशन के टाइम जो चाइल्ड है वो बोर्न हो जाएगा, तो उस चाइल्ड के साथ साथ वो प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगा। छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है और उसका अटैचमेंट बेबी के साथ एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होता है, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं।
स्टेम सेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो अपने आप को किसी भी दूसरे सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे डायग्राम मैंने बनाया है वो थोड़ा डिटेल्ड में है। ये है एक ओवरी, देखो यहाँ पर धीरे 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 ये देखो एक बन रहा है, एक बन रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेशन, ठीक, हार्मोन आया, उसने अब एक को यहाँ पर रिलीज किया है। कौन सा हार्मोन आया? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट, उसने रिलीज कर दिया और एक यहाँ पर आ जाएगा, उस साइड भी बोलते हैं। डे 0 फर्टिलाइजेशन का होता है जिसमें जाइगोट बन जाएगा, फिर फर्स्ट क्लीवेज होगा। अब ये जो प्रोसेस हो रही है ना एम्प्यूला के बाहर जिसमें सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज, जिसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनते हैं। ठीक है, फर्दर मोर आगे आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाएगा, तो डिटेल स्ट्रक्चर है, एंड ब्लास्टोसाइट बनेगा और वो फिर वहां जाके इम्प्लांट हो जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। देखो यहाँ पर मेंशन किया जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा लेयर जो है इम्प्लांटेशन के बाद रिमूव हो जाता है, राइट, हैचिंग कहते हैं, ब्लास्टोसाइट हैचिंग स्टेज, जिसमें ये लेयर जो है रिमूव हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या? फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। वैसे 2 to 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं, कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछते हैं। अब बात करता हूँ मैं स्पर्म की मोटिलिटी की, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि स्पर्म की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि 300 मिलियन स्पर्म जो है रिलीज होते हैं, राइट। अब ये जो 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हो रहे हैं उसमें से 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए, 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर वायबिलिटी जिसकी हो, मतलब सर्वाइव कर सके, हेल्दी हो। और इस 60% 40% ऐसे सेल होने चाहिए बच्चों जो प्रॉपरली वायबिलिटी दे, मूवमेंट करे। अब स्पर्म की वायबिलिटी कैसे होती है, स्पर्म की मूवमेंट कैसे होती है, यहाँ पर एक रियल वीडियो मैंने रखा है माइक्रोस्कोप वाला। देखिए सारे के सारे स्पर्म है, आपको जो व्हाइट दिख रहे हैं ना स्टेन, सारे के सारे स्पर्म है। और देखो अब किस तरीके से मूव करते हैं, यहाँ प्ले कर रहा हूँ वीडियो, देख रहे हैं आपको किस तरीके से मूव कर रहे हैं वो सारे स्पर्म फ्लैजेला की हेल्प लेकर, इसी तरीके से यूट्रस के अंदर और फिर वहां से फैलोपियन ट्यूब में मूव करते जाएंगे। और इसकी मूवमेंट के लिए वहां पर एक स्लीपरी मटेरियल प्रेजेंट होगा जिसको हम सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमन, SEME और N। इस सीमन में स्पर्म होता है प्लस न्यूट्रिटिव मीडियम होता है स्पर्म के लिए, फॉर एग्जाम्पल फ्रुक्टोज एंड ऑल, ताकि उसकी मोटिलिटी भी रहे और उसको एनर्जी भी मिलती रहे, राइट। सी ये एक और वीडियो मैंने रखा है जिसमें ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड ब्लास्टोमेयर फॉर्मेशन लिखा है। देखो किस तरीके से एक सेल जो है ना वो अपने आप को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। ये ऊपर जोना पेलुसिडा का आपको लेयर दिखेगा। अब यहाँ स्पर्म आए हैं, नीचे देखो यहाँ से स्पर्म कैसे अंदर जाएंगे, पेनिट्रेशन हो रहा है स्पर्म का। देखो काले काले आपको स्पर्म दिखेंगे बाहर, देखो एक स्पर्म यहाँ पर अटैच अरे वीडियो खींचा कैसे होगा? बात करते हैं इसके ऊपर, बताता हूँ बेटा। ये सारे के सारे बेटा हाई स्पेसिफिकली हाई माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसकी हेल्प लेकर खींचते हैं। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस बन रहा है, अगर अंदर देखो सेंटर में 2 न्यूक्लियस बने दिख रहे हैं आपको, एक सेल में से 2 न्यूक्लियस बने। अब देखो 2 सेल अपने आप को डिवाइड कर देंगे फटाक से, माइटोसिस हो रहा है, देखो हो गया 2 सेल, 2 ब्लास्टोमेर हो गया, देखो 2 सेल बन गया। अब देखो 2 में से 4 हो जाएंगे। ये होता है रियल वीडियोस। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जोना पेलुसिडा का लेयर है पूरा, देखो मोटा सा, ये किसी और को डिवाइड, सॉरी सेल्स को अंदर नहीं आने देंगे। देखो 4 सेल बन गए, देखते देखते 4 में से 8 बन जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये रियल फोटो है। अब ये सारी जो डायग्राम्स वीडियोस आप देख रहे हैं उसको खींचने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप EM यूज किया जाता है, हाई डेफिनेशन वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें 2 तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक होता है SEM और दूसरा होता है TEM। सेम का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की खूबी ये होती है कि आप कोई भी सेल्स रखोगे तो उसकी सरफेस को स्कैन कर लेगा, सरफेस के ऊपर जो कुछ भी होगा वो सारी चीजें क्या कर लेगा, स्कैन करेगा, फोटोज लेगा उसकी और आपको एक सही HD इमेज देगा। सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके नाम से पता चल जाएगा, वो सिर्फ स्कैन करता है। दूसरा है TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये ऐसा माइक्रोस्कोप है बच्चों, राइट, जो सेल के अंदर घुसता है। कहाँ घुसता है? सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर जाकर वहां जो कोई भी ऑर्गेनल वगैरह है उन सारी चीजों को ये रिकॉर्ड कर लेता है।
और आपको उसकी फोटोज जो है देता है। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन आया जैसे कि हर टाइम, जैसे कि एवरी टाइम जब एक फीमेल को प्रेगनेंसी कहीं होती है तो हर एक टाइम बच्चों उसको एक नया प्लेसेंटा बनता है। एवरी टाइम उसको क्या मिलेगा? एक नया प्लेसेंटा मिलेगा। क्लियर है? ओके, अब हम पहुंचे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पर हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, उसके कितने फेजेस है और सारे डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करते हैं। पहले पॉइंट में क्या लिखा है? दी ओवरी प्रोड्यूसेस वन एग एवरी मंथ, राइट? जो अभी हमने देखा, राइट? अब जैसे कि यहाँ पर आपको अपने क्लास 8 में एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा था, राइट? अब वहाँ आपने ये पढ़ा होगा कि जब बेबी गर्ल फीटस होती है, राइट? बेबी गर्ल जो है फीटस होती है, एट द टाइम उसकी ओवरी जो है बहुत सारे एग्स बना लेती है और उस एग का जो नंबर है वो 2 से 3 लाख का होता है, ठीक है? आफ्टर दैट जब वो बेबी गर्ल बर्थ लेकर एडोलेसेंस पीरियड में आती है, मतलब कि 12 ईयर से लेकर 18 साल के बीच में आती है, तब तक उसकी ओवरी में करीबन 50,000 जितने एग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? कितने एग प्रेजेंट होते हैं? 50,000 एग प्रेजेंट होते हैं, राइट? अब इस 50,000 एग में से, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, राइट? तो यहाँ हर महीने, हर एवरी 28 डेज पे इस 50,000 एग सेल में से एक एक सिंगल एग जो है मैच्योर होता है और रिलीज होता है। तो ये एक सिंगल एग जो है वो मैच्योर होने के लिए किसका हेल्प लेता है? फॉलिकल्स का, राइट? तो यहाँ पर हेल्प कौन कर रहा था? एफएसएच, यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, राइट? वो क्या कर रहा था? एवरी मंथ में एक एग को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, मतलब मैच्योर करके डेवलप करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, ठीक है? अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे एक सेल रिलीज हुआ, राइट? अब स्पर्म आया, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, मोरुला बना, ब्लास्टुला बना, एम्ब्रियो बना, एम्प्लांटेशन हुआ और फिर वहां पर फीटस बन गया। ये आपको नॉर्मल जो चीजें हैं वो सारी चीजें पता है, राइट? अब अगर ऐसा हो फॉर एग्जाम्पल कि वहां पर एग सेल जो है वेट करे 48 आवर्स का और स्पर्म सेल आए ही नहीं, यानी कि फ्यूजन ना हो, यानी कि फर्टिलाइजेशन ही ना हो। अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? राइट? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने आपको, मैं यहाँ बना रहा हूँ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है? ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है, एफटी। अब फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर एक सेल आके वेट कर रहा है, क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। एम्प्यूला है रीजन, ये रीजन कौन सा है? एम्प्यूला। एक सेल वहां पर इंतजार कर रहा है और इसका वेटिंग पीरियड होगा 48 आवर्स का। रिलीज होने के बाद 48 आवर्स तक क्या करेगा? ये इंतजार करेगा। अब 48 आवर्स के बाद यहाँ स्पर्म सेल नहीं आता है। पहली कंडीशन समझ लो कि जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है ना, जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है, सेम टाइम में एक सिग्नल जाता है यूटेरस के पास कि भाई एग रिलीज हो गया है, अब ये फर्टिलाइज होगा, एम्ब्रियो बनेगा और यूटेरस आपके पास आकर ये इम्प्लांट होगा। तो आप प्रिपरेशन कर लो। तो यूटेरस क्या प्रिपरेशन करेगा कि उसकी जो वॉल है वो थिक कर लेगा, स्पॉन्जी बना लेगा और ब्लड वेसल्स डेवलप कर लेगा ताकि जो एम्ब्रियो आएगा उसको नरिशमेंट मिल सके, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? द ovary produces one egg every month and the uterus prepares to receive the fertilized egg. See, focus on the word fertilized egg. uterus किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है? फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए, राइट? नाउ इट्स वॉल बिकम्स थिक, वॉल कैसी हो जाएगी? थिक एंड स्पॉन्जी विथ ब्लड वेसल्स फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, राइट? अब यहाँ फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, यानी कि एग सेल जो है स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ ही नहीं है, तो एग सेल तो अकेला है ना। अब देखो ये एग सेल की प्लोइडी क्या है? प्लोइडी तो एन है ना, एन मतलब कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड है, जबकि यूट्रस के पास स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है कि जिस सेल को उसको इम्प्लांट करना है उसकी प्लोइडी 2n होनी चाहिए। 2n मतलब कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए जो एक सेल को सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड है, राइट? तो अब ये एक सेल 48 आवर्स की वेटिंग पीरियड के बाद आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगा? यूट्रस में। अब ये क्या है? यूट्रस है यहाँ पर, तो यूट्रस की वॉल भी यहाँ पर एकदम मोटी मोटी हो गई होगी, थिक स्पॉन्जी तकिए जैसा काम करेगी। अब एक सेल वहां जाएगा तो वो उसको इम्प्लांट नहीं करेगी क्योंकि एक सेल की प्लोइडी एन है, एन मतलब कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम
है और ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल को नहीं चाहिए, 46 चाहिए सर्वाइवल के लिए, राइट। तो अब क्या होगा, सिग्नल जाएगा यूटेरस को कि भाई एक सेल जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ है, एक सेल फर्टिलाइज नहीं हुआ है, दैट मीन्स यूटेरस की सारी मेहनत जो है वॉल थिक बनाने की, ब्लड वेसल डेवलप करने की वेस्ट जाएगी। तो वो क्या करेगा, अब उसके पास एक सिग्नल आएगा कि जो एक सेल वजाइना में आया है, यूटेरस में आया है, उसको थ्रू वजाइना रिलीज कर दो, बॉडी से बाहर रिलीज कर दो। तो उसको बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए वहां पर कुछ म्यूकस सीक्रेट होगा, प्लस यूटेरस की वॉल ब्रेक हो जाएगी और उसके अंदर जो कोई भी ब्लड वेसल्स है जो नई बनी है बेबी को डेवलप करने वाली, वो सारी टूट जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो भी होगा और उसके साथ साथ सारा म्यूकस सब कुछ मिलकर उस वजाइना से बाहर होगा, बाहर निकलेगा। कब होगा, एवरी 28 डेज में होता है, तो उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। और ये 28 डेज का पीरियड होता है, राइट। कितना, 28 डेज का। देखो यहाँ के नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ fertilization does not take place then the uterus wall breaks and comes out of the vagina as blood and mucus, mucus blood दोनों मिलके वजाइना की वॉल से, वजाइना से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ क्या बाहर आएगा, एग भी। और ये तब तक रिलीज होता रहेगा जब तक यूटेरस को श्योर ना हो जाए कि एग सेल भाई रिलीज हो गया है बाहर, राइट। दिस साइकिल टेक्स प्लेस वंस एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन की है, 28 डेज की है, ठीक है। ये याद रखना आपको, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है 28 डेज की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब इसमें जो पहला मेंस्ट्रुएशन होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब गर्ल, बेबी गर्ल 11 इयर्स की या 12 इयर्स की, ये वेरी करता है पीरियड, राइट, 11, 12 या 13 इयर्स, जो गर्ल है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और उसके सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट टाइम जब ये होता है मेंस्ट्रुएशन रिलीज, तो उसको कहते हैं मेनयार्क। नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इज नोन एज मेनयार्क, राइट। अब ये मेनयार्क जो है हर 28 डेज में होता रहता है, एवरी 28 डेज में ये होता रहता है। कब तक होता रहेगा, जब तक उस बेबी गर्ल जो है वो बड़ी होकर 45 इयर्स की या 50 इयर्स की ना हो जाए, राइट। यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स हो जाता है 45 इयर्स के बाद या फिर 45। जब ये परमानेंट स्टॉप हो जाता है, 45 पे आके कंप्लीट रुक जाता है, तो उसको कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं, मेनोपॉज। सो परमानेंटली स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट इज मेनोपॉज। स्टार्टिंग मेनियार्क कहते हैं, स्टॉप क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, राइट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स के नाम से जानते हैं, ये 28 दिन का टाइम फ्रेम है और ये 28 डेज को डिवाइड किया गया है फेज वाइज। तो टोटल 4 फेजेस है, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस, जिसमें फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड, प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड ओव्यूलेशन फेज एंड द फोर्थ वन इज सिक्रेटरी फेज। तो हम जीरो से शुरू करते हैं, राइट। तो फर्स्ट दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेंस्ट्रुएशन और डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड एंडोमेट्रियल लाइनिंग। मतलब कि एंडोमेट्रियल की वॉल, ब्लड और म्यूकस वजाइना से जो एक फ्लो के रूप में बाहर आता है ना, वो है पहला फेज, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जो करीबन 3 to 5 डेज तक रहता है, जब तक यूटेरस को ये श्योर नहीं हो जाता है कि एग सेल जो है रिलीज हो गया, बॉडी से बाहर निकल गया है, ठीक है, तब तक ये फ्लो होता रहेगा। तो ये फर्स्ट डे से लेकर 3 या 4 या 5 डेज का रहता है। जैसे जैसे डेज इंक्रीज होते हैं, मतलब सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, वैसे वैसे ये फ्लो धीरे धीरे कम होता जाता है। ये हो गया पहला फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। अब ऐसी श्योरिटी की जरूरत क्यों है, क्योंकि एग सेल अगर फॉर एग्जांपल एग सेल फर्टिलाइज नहीं हुआ और वो यूटेरस में आ गया, राइट, यूटेरस में आ गया, यूटेरस में आने के बाद अगर उसको स्पर्म मिल गया वहां पर, तो वो फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हो जाएगा तो फिर उसका डेवलपमेंट का जो टाइम यहाँ फेलोपियन ट्यूब में था ना, 2 से 4 दिन का, वो उसको नहीं मिलेगा, तो इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो फीटस में काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए उसको मेंस्ट्रुअल फेज में रिलीज किया जाता है। नंबर 2, प्रोलिफरेटिव फेज। देखो अब सारा मटेरियल बाहर आ गया, सारा लिक्विड जो है बॉडी से बाहर आ गया, राइट। एंडोमेट्रियम टूट गया है,
यूट्रस टूट गया है, ब्लड वेसल टूट गई है, तो प्रोलिफरेटिव फेज एक ऐसा फेज है जिसमें ये वापस डेवलप होना शुरू होता है. सो देयर इज अ रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल. एंडोमेट्रियम यूट्रस का जो इनर पार्ट है वो वापस जो टूट गया है वो ग्रोथ करने लगता है, अपने आप को रिपेयर करना शुरू करता है. दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज, राइट. कैसे रिपेयर करेगा? उसको सिग्नल मिलेगा, और ये सिग्नल कौन देगा? एक हार्मोन देगा. हार्मोन का नाम है FSH, follicle stimulating hormone. So under the influence of hormone, that is FSH, follicle stimulating hormone, it lasts from 5th to 14th day. अब इसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड की बात करें तो 5th डे से, देखो ये वाला मेंस्ट्रुअल फेज देखो पहला 5th डे पे रुका है, 5वें दिन पे रुका है, तो 5th 5वें दिन से ये प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होता है. और कब तक होता है? 14th डे तक. कब तक रहता है? 14th डे तक रहता है. 5th से शुरू होकर 14th डे तक रहा, राइट. अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेज पे, दैट इज ओव्यूलेशन फेज. ओव्यूलेशन क्या था? ओव्यूलेशन दैट इज द रिलीज ऑफ एग सेल, राइट. और ये किसकी हेल्प लेकर हो रहा था? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. देखो यहाँ पर लिखा हुआ पूरा नाम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प लेकर ये क्या होगा? रिलीज होगा, राइट. सो एट द मिडल ऑफ द साइकिल, दैट इज ऑन 13th और 14th डे, या तो 13वां दिन होगा या फिर 14वां दिन होगा, एट दैट टाइम क्या होगा? ओव्यूलेशन शुरू होगा. द ग्रोइंग फॉलिकल बर्स्ट, जो फॉलिकल बन रही है वो टूट जाएगी, एंड मैच्योर ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी. ओवरी से मैच्योर ओवम जो है, एक सेल जो है वो रिलीज हो जाएगा. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कब होगा? ओव्यूलेशन फेज में. और कौन सा है? थर्ड फेज है. कब होगा? 13th या फिर 14th डे पे होगा, यानी कि दैट इज द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्लियर हो गया? 3 फेज. आखिरी फेज 14th फेज, दैट इज नोन एज सिक्रेटरी फेज. चौथा फेज क्या कहते हैं उसको? सिक्रेटरी फेज. सो अब ये सिक्रेटरी फेज की अगर हम बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड एंड्स एट 28 डे, यानी कि 14वें दिन से शुरू होकर लास्ट 28 डेज तक रहता है. इट लास्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज 14 to 28 days, right. In that case uterine wall become thickness, it will gain what? Thickness. थोड़ा और ज्यादा थिकनेस हो जाएगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये क्या हो गया? 4 फेज मैंने आपको बता दिया किसके? मेंस्ट्रुएशन के. तो यहाँ क्या हो गया? मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज का फेज है. 4 अलग अलग फेज आएंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेशन फेज एज वेल एज सिक्रेटरी फेज. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात. इसके बारे में बात करनी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो एक ऐसी हेल्थ के बारे में बात करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल कंडीशन, राइट. जैसे कि एडोलेसेंस पीरियड की बात कर रहे हैं हम, 12 साल से शुरू होकर 18 साल तक चलता है, राइट. इस टाइम फ्रेम में ये हेल्थ का बहुत ही ज्यादा मेंटेन होना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की. What is reproductive health? होता क्या है बच्चों, राइट. सो reproductive health is the state of physical, mental and social fitness. किन 3 चीजों के ऊपर फोकस किया है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस टू लीड अ रिस्पॉन्सिबल, सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ. यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्स लाइफ की. ये कैसी होनी चाहिए? सेफ एज वेल एज सेटिस्फाइंग, राइट. यानी कि किसी भी तरह की कोई इश्यू नहीं होना चाहिए सेक्सुअल लाइफ के अंदर. सो ये क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, mental and social fitness to lead a responsible, safe and satisfying reproductive life. Now reproductive health का अगर नॉलेज है किसी के पास तो क्या प्रोवाइड करेगा? So its knowledge provides few points like I have mentioned. Number 1, awareness to both male and female regarding fertility regulating methods. ऐसे मेथड्स है जो फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखती है. फर्टिलिटी क्या होता है? फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल इट इज द काइंड, जैसे मैं अगर डिफाइन करूं फर्टिलिटी, तो कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गेमेट्स, मेल में स्पर्म, फीमेल में एग. इसको प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी किसकी? मेल में स्पर्म और फीमेल में एग.
इसको प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है उसको क्या कहते हैं, फर्टिलिटी। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि कुछ कपल्स में मेल और फीमेल दोनों को या मेल को या फीमेल को ही इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी। दैट मीन्स वो कैपेबल नहीं होते हैं स्पर्म को या एग को प्रोड्यूस करने में। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोड्यूस करे लेकिन वो डिफेक्टिव निकले। कैसे निकले, डिफेक्टिव निकले। इसमें भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो एक तो ये चीज हो गई कि अवेयरनेस हो गई मेल और फीमेल को फर्टिलिटी रेगुलेटिंग मेथड के बारे में। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू द लिमिट ऑफ एंजॉइंग फैमिली लाइफ एज वेल एज rearing the children with better resources as and when they are available। मतलब नॉलेज ऐसा मिलेगा उसको कि वो जो रिप्रोडक्शन नंबर है, राइट, चिल्ड्रन के जो नंबर है वो कम होंगे। आपने जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में सुना होगा, हम दो हमारे दो, ऐसा एक मोटो है उसका, वी टू अवर टू, राइट। तो इन सारी चीजों को गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट, ताकि बच्चे जितने हो उतने कम हो। जैसे कोई एक बच्चा है, किसी को दो बच्चा, मैक्सिमम दो बच्चे की एक लिमिटेशन अगर होगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, तो एक हैप्पी फैमिली बनेगी। क्या बनेगी, हैप्पी फैमिली। उसकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक या दो चिल्ड्रन है तो उसको जितना हो सके उसकी मदर फादर कपल जो है, राइट, उसके पेरेंट्स जो उसको बेटर रिसोर्सेज दे पाएंगे जब अवेलेबल होंगे, जितना होगी उतना एक बेटर रिसोर्सेज देंगे ताकि उसकी डेवलपमेंट जो है प्रॉपर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, प्रिवेंशन फॉर, थर्ड पोर्शन क्या, प्रिवेंशन फॉर कैचिंग अप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब बात यहां पर आएगी STD। STD क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे डिजीजेस बच्चे जो सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट। तो STDs का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो वो है एड्स। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो एड्स जो है एक टाइप का सिंड्रोम है, डिजीज नहीं है। नाउ क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंड्रोम एंड डिजीज। डिजीज वो होता है जो एक आपकी इम्यून सिस्टम को वीक करके बॉडी के ऊपर पूरा अटैक करे, और सिंड्रोम वो होता है जो एक ग्रुप ऑफ डिजीज हो। क्या हो, ग्रुप ऑफ डिजीज हो। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज। अब तो एड्स कैसे होता है, एक वायरस से होता है। उस वायरस का नाम क्या था, HIV। वायरस का नाम क्या है बच्चों, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट। ये क्या करता है, ह्यूमन की इम्यून सिस्टम, इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ह्यूमन की जो इम्यून सिस्टम होती है ना, उसके ऊपर ये अटैक करता है और उसकी इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है। इम्यून सिस्टम क्या बना देगा, वो वीक। अब अगर वीक इम्यून सिस्टम है तो कोई भी दूसरा डिजीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल XYZ पर्सन है, उसकी बॉडी में HIV वायरस प्रेजेंट है, तो उसकी इम्यून सिस्टम जो है, खास करके WBC इम्यून सेल्स जो हमारा है वो क्या हो गया, इसके कंट्रोल में आ गए, राइट। अब वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसी पर्सन को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो टीबी करता है, राइट। अब उसको टीबी हो जाएगा क्योंकि जैसे ही हम जो XYZ पर्सन है उसकी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ यानी कि टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर वो रिस्पॉन्स देना के लिए शुरू करेगी अपना रिस्पॉन्स, तो ये HIV वायरस उस रिस्पॉन्स को क्या कर देगा, हटा देगा। तुरंत बोलेगा भाई आपको कुछ नहीं करना है। तो HIV वायरस उस इम्यून सिस्टम को वीक बना देगा और वो इम्यून सिस्टम टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी। अब फॉर एग्जांपल टीबी का बैक्टीरिया घुस गया बॉडी में, एट द टाइम प्रोटोजोआ, मलेरिया का प्रोटोजोआ अंदर आके घुस गया बॉडी में, ऑब्वियसली तो उस पर्सन को मलेरिया भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलेरिया भी हो जाएगा। एक साथ दो डिजीज हो गया, मलेरिया प्लस टीबी। ये भी हो सकता है फ्यूचर में कि चौथा डिजीज, तीसरा डिजीज, 3 4 5 डिजीज हो जाएगी। तो इन डिजीज की वजह से वो पर्सन की डेथ हो जाती है। अब वायरस जो है ना बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। HIV वायरस अगर किसी पर्सन की बॉडी में आ जाता है तो वो अपने आप को वहां डबल करेगा, राइट, मल्टीप्लीकेशन, रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये सारी चीजें करते करते जब वो बाहर आएगा तो उसको 4 to 5 years का टाइम लगेगा। जब वो सिम्टम्स देगा कि भाई मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हूँ, ये जब पता लगेगा ना तब तक उस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ,
5 ईयर्स हो गया होगा, इन्फेक्शन होने वाला है कितना साल हो गया, 5 साल हो गए होंगे, 4 से 5 साल, कभी कभी किसी किसी बुक में 7 ईयर्स पीरियड भी मेंशन किया है, राइट। तो ये कैसे फैलता है, एड्स सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, राइट। तो उसके अगेंस्ट, उसके बारे में अगर नॉलेज होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रिवेंशन को रोकेंगे। तो यहाँ पर बेस्ट जो ऑप्शन है वो है अवेयरनेस का। किसका है, अवेयरनेस का। अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टेलीविजन है, रेडियोज है, प्रिंटिंग मीडिया से, वीडियोज है, पर बहुत सारे ऐसे मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये HIV के बारे में जो बता रहा हूँ ना, हमने लास्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, सिफिलिस है, एम्फिलिस है, गोनोरिया है, जैसे आप लोग दे रहे हो, ये सारे क्या है, दूसरे एग्जाम्पल्स है किसके, STDs के, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट थर्ड। पॉइंट फोर्थ की बात करते हैं, मैनेज डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, तो उसको लेकर अगर कोई भी डिजीज होता है, तो डिसऑर्डर होता है, राइट, तो उसको मैनेज करने में भी उसको मेल या फीमेल को पता रहेगा, गेटिंग देम ट्रीटेड एट द अर्लीएस्ट। अगर किसी पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल किसी मेल पर्सन को पता है कि उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में, भाई मेरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें अगर इस टाइप के सिम्टम्स मिलते हैं तो मुझे ये डिजीज है, अगर उसको पहले से पता है तो सिम्टम्स जैसे ही उसको मिलेंगे वो उसको क्या कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। सेम फीमेल भी ट्रीट कर सकती है, लेकिन कब करेगी, जब उसको पता होगा कि ये इसके सिम्टम है। अगर उसको अवेयरनेस ही नहीं होगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी ही नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, ट्रीट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, एसटीडीज के बारे में मैंने आपको बताया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, ठीक है। थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर मैंने यहाँ पर टॉपिक्स को लिया है, जैसे कि यहाँ पर है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो दीज डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और अनसेफ सेक्सुअल एक्ट, मतलब कि बिना प्रोटेक्शन के सेक्स किया जाए, राइट। अब यहाँ प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें काफी सारी चीजें आ जाएगी, बैरियर मेथड आ जाती है, केमिकल मेथड आ जाती है, नेचुरल मेथड आ जाती है, बहुत सारी चीजें जो 12th में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे बैरियर मेथड की बात करें तो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनता है, तो उसमें आ जाएंगे मेल एज वेल एज फीमेल के लिए कॉन्डम्स आते हैं, कॉपर टी आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट केमिकल्स मेथड की अगर हम बात करें तो केमिकल मेथड के अंदर हम बात करेंगे तो उसमें पिल्स आ जाएगी, आई पिल्स, अनवांटेड 72, राइट, कुछ टेबलेट्स आती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। क्लियर है। अच्छा, अगली स्लाइड दिखाऊं, देखो ये ओके, एसटीडीज के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है, उसमें जो है ना बच्चा, या तो बैक्टीरिया से हो सकता है इन्फेक्शन, या वायरस से भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिखे हैं, ठीक है। सो दे मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक गोनोरिया एंड सिफिलिस, और दे मे बी वायरल इन्फेक्शन लाइक HIV एड्स, राइट। अब यहाँ कुछ लिखे हैं, देखो साइंटिफिक नेम भी मैंने मेंशन किए हैं, तो जैसे जैसे मेंशन किए ना वैसे ही आपको लिखने हैं साइंटिफिक, ठीक है। और उसके नीचे आपको सेपरेटली अंडरलाइन करनी है, मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। पहला एग्जांपल दिया है हमने, गोनोरिया। किसका दिया, गोनोरिया। गोनोरिया इज कोज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज नाइजीरिया गोनोरिया। इसके भी नीचे जो है ना सेपरेटली अंडरलाइन करनी है, नाइजीरिया जो है वो है एक जीनस, और जो ये गोनोरिया जो है वो है एक स्पीसीज। नाइजीरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से गोनोरिया होता है। इफ अनट्रीटेड दे में कोज इनफर्टिलिटी, अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये इनफर्टिलिटी दे कोज कर सकता है। इनफर्टिलिटी क्या था, जिसमें अनएबिलिटी हो स्पर्म या एग प्रोड्यूस करने में, या फिर प्रोड्यूस तो होंगे लेकिन वो कैसे प्रोड्यूस होंगे, अच्छे वाले नहीं होंगे, मतलब डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, देखो यहाँ सिम्टम्स मैंने मेंशन किए। सिम्टम्स में पहला आ जाएगा पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन होगा तो कैसा होगा, पेनफुल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस और वजाइना, मेल होगा तो पेनिस से, फीमेल है तो वजाइना से डिस्चार्ज होने लगा, मतलब लिक्विड जो है रिलीज होता रहेगा। तो ये साइन है, सिम्टम्स है किसके लिए, कि भाई गोनोरिया हो सकता है।
सेकेंड एसटीडी की बात करते हैं, उसका नाम है सिफिलिस, दैट इज कोज्ड बाय अ बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। अंडरलाइन करना सेपरेटली, साइंटिफिक नेम है। फर्स्ट स्टेज की बात करें, जब ये पहले स्टेज में आता है बच्चों तो कोई पेन नहीं आता, नो पेन। जब ये सेकेंड स्टेज में आ जाता है तो रैश करता है, और फाइनल स्टेज में आ जाएगा तो इट विल डैमेज टू द ब्रेन, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ब्रेन को डैमेज करेगा, नर्व सेल को डैमेज करेगा, आइज को डैमेज करेगा, इवन हार्ट को भी डैमेज करेगा। तो ये फैटल स्टेज है। कौन सा है? फैटल, FATAL। फैटल स्टेज का मतलब होता है कि डेथ हो सकती है, जो भी XYZ पर्सन है, मेल और फीमेल, उसकी डेथ हो सकती है। और लास्ट जो आप पढ़ते आ रहे हो, एड्स, दैट इज द अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कुछ नहीं करता, एक टाइप का सिंड्रोम है, मतलब कि ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज। और ये वीक इम्यून सिस्टम कर देता है, इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? वीक कर देगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कैसे फैलते हैं? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से या फिर अनसेफ, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट से फैलते हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन की। तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन, टाटा, गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।